बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के बारे में और बेसिकली हम सॉल्व करेंगे इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को, जिसमें इन्वॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। और ये इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर रही है वेव फिनोमेना को इन ए वन डायमेंशनल स्ट्रिंग जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारे पास सेमी इन्फिनिट है। चूँकि डोमेन हमारे पास सेमी इन्फिनिट है तो हम आइदर इस्तेमाल कर सकते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म या फिर फोरियर साइन या फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इसके अलावा बाउंड्री कंडीशन हमारे पास गिवन है विच इज़ होमोजीनियस। इनिशियल कंडीशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो है। सबसे पहले तो हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ही क्यों इस्तेमाल करनी है। अब तक के जो मेथड्स हमने पढ़े हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उनमें सबसे पहला था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो कि हम तब इस्तेमाल करते थे जब डोमेन फाइनाइट होती थी। फॉर एग्जांपल अगर हम वन डायमेंशनल रॉड की बात करें तो उसकी लेंथ फाइनाइट होती थी। इसके अलावा सेकंड मेथड जो हमने सीखा वो था जी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हम अप्लाई कर रहे थे जब हमारे पास डोमेन सेमी इन्फिनिट थी। इसके अलावा नंबर ऑफ बाउंड्री कंडीशंस और ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल होता था। अभी जो हमारे पास गिवन इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, इसमें ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है, लेकिन बाउंड्री कंडीशन हमारे पास सिर्फ एक ही है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके बाद हमने पढ़ी जी कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसे इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं, जो कि हम इस्तेमाल करते थे जब हमारे पास डोमेन इनफाइनाइट होती थी। अब जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसमें डोमेन सेमी इन्फिनिट है, इसका मतलब है कि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म या फिर कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाती है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, जो कि तब इस्तेमाल की जाती है जब हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो डेरिवेटिव पर मौजूद होती हैं। जैसा कि आप देखें यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म्स कैलकुलेट की थी। तो देखिए फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी भी आ जाती है, बाउंड्री कंडीशन, जो कि डेरिवेटिव पर मौजूद होती है। देखें हमारे पास ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, इसका मतलब है कि हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बची हमारे पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। देखें हमारे पास जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट की थी पार्शियल डेरिवेटिव्स की, इसमें कहीं पर भी डेरिवेटिव की फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये जो सेकंड ऑर्डर है ऐसी कोई भी कंडीशन मौजूद नहीं है जिसे हम न्यूमन कंडीशन कह सकें, या फिर ऐसी कंडीशन जो डेरिवेटिव पर मौजूद हो। यहाँ पे सिंपली कंडीशन है वो एफ ऑफ 0t है, जो बाउंड्री कंडीशन है। मतलब सिंपली वो फंक्शन पर ही गिवन है, बाउंड्री पर ही गिवन है, उसके नॉर्मल डेरिवेटिव पर गिवन नहीं है। जो हमारे पास आज का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, उसमें भी ऐसी ही कंडीशन मौजूद है। इसका मतलब है कि हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली जो बात ध्यान में रखने वाली है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए, तो वो यही है कि हमने बाउंड्री कंडीशंस को देखना है। जब हमारे पास ऐसी बाउंड्री कंडीशंस अपेयर हों जो कि नॉर्मल डेरिवेटिव्स पर गिवन हो, मतलब यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में कोई नोटेशन गिवन हो या फिर इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है पार्शियल यू और पार्शियल एक्स ऑफ 0t। तो इस तरह की बाउंड्री कंडीशंस के मामले में हम इस्तेमाल करेंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। लेकिन जब इस तरह से सिंपल कंडीशंस आएंगी, डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और डोमेन का भी हमने ख़ास ख्याल रखना है कि ये सेमी इन्फिनिट हो। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। डेफिनेशन अप्लाई कर लेंगे। इसके लिए बेसिकली करते ये है, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल टी स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसी तरह से इस तरफ भी कर देंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद साइन ऑफ ओमेगा एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। प्रीवियस लेक्चर में हम इस तरह के फंक्शन को बहुत डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। हम यहाँ पे इस बार डायरेक्ट आंसर लिख देंगे विच विल बी डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर यू बार एस ऑफ ओमेगा टी, और इस तरफ हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर, हम इंटेग्रल से बाहर लिख लेंगे और इस इंटेग्रल का आंसर आएगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर यू बार एस ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा यू ऑफ 0t। अगर आपको याद हो तो इक्वेशन नंबर 2 में यू ऑफ 0t इज इक्वल्स टू 0 गिवन है। यूजिंग इक्वेशन 2 ये टर्म 0 के इक्वल आ जाएगी, जिसकी वजह से ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो सिर्फ यही टर्म बच जाएगी,
सी स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट्स रिमूव हो जाएंगे। अब ये टर्म इस तरफ माइनस में है, इस तरफ आके प्लस में हो जाएगी। सो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। लेक्चर नंबर 40 को ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत सारी इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व किया गया है। रूट्स फाइंड कर लेंगे, मतलब एम स्क्वायर के लिए सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लें प्लस माइनस आयोटा सी ओमेगा, ठीक है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आयोटा सी ओमेगा। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट आते हैं तो ये अल्फ़ा होता है, और ये विदाउट आयोटा इसको हम बीटा कहते हैं। उस सूरत में सॉल्यूशन कुछ इस तरह से लिखा जाता है यू बार एस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, ये फंक्शन। इसके बाद अब चूँकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे जो डेरिवेटिव में इन्वॉल्व है वो टी है, तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉज ऑफ ओमेगा सी तो साथ टी आएगा, लेकिन जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फंक्शन आएगा वो ओमेगा का आएगा, बिकॉज दूसरा जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ओमेगा का है। इसी तरह से बी ऑफ ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा सी टी, ठीक हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम कुछ हद तक इस्तेमाल कर चुके हैं, अब इक्वेशन नंबर 3 की हम फोरियर ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सो दिस वाज सॉरी इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड को अभी के लिए हम नाम दे लेते हैं एफ ऑफ एक्स। दोनों तरफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का ऑपरेटर अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की। सो उसके लिए हम करेंगे साइन ऑफ ओमेगा एक्स के साथ मल्टीप्लाई और एक्स की रिस्पेक्ट से 0 टू इन्फिनिटी पे इंटीग्रेट। सो अब देखें इस तरफ 0 टू इन्फिनिटी इंटरवल है, हम इस इंटेग्रल को ब्रेक कर लेंगे। मज़ीद दो इंटेग्रल्स में एक 0 टू 1 होगा और दूसरा 1 टू इन्फिनिटी, ये दोबारा से लिख लेते हैं। 0 टू 1 के इंटरवल में x इंटू 1 माइनस एक्स है, जिसे हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर। सो एफ ऑफ एक्स की जगह पे अब हम वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर देंगे, और इस इंटरवल में 0 है, सो ये इंटेग्रल बेसिकली ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसे नोटिस करें तो जब हमारे पास फंक्शन होता है u ऑफ एक्स टी, सो उसकी पूरी साइन ट्रांसफॉर्म के लिए सिंपली यहाँ पे हम इस तरह से कर देते हैं एंड 0 टू इन्फिनिटी, और फिर आंसर आ जाता है u बार s ऑफ, और x को चेंज कर देते हैं ओमेगा में, बाकी सब कुछ जो है ख़त्म। सो अब सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। सो हम आंसर लिख लेंगे यहाँ पे इस साइड का विच इज़ u बार s ऑफ ओमेगा 0। इस इंटेग्रल को सॉल्व करना है हमने, इसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही ट्रिकी वे इस्तेमाल करेंगे, आसान सा तरीका है, स्टेप्स भी कम इन्वॉल्व होते हैं, टाइम भी कम लगता है और आंसर भी एक्यूरेट आ जाता है, ठीक है। सो इसके लिए करना ये है कि आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस फंक्शन को हम u चूज़ करने जा रहे हैं, किसको v। u उसे चूज़ करते हैं जिसके डेरिवेटिव्स लेने से वो कॉन्स्टेंट्स की तरफ आ जाए, सो इसे हम v ले लेंगे। अब बेसिकली करना ये है कि सबसे पहले u एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन लिख देंगे v की विच इज़ इक्वल्स टू माइनस, डॉट की बजाय ब्रैकेट लगा लेते हैं, सो माइनस कॉज ऑफ ओमेगा एक्स ओवर ओमेगा, ठीक हो गया। इसके बाद माइनस लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने खुद से प्लस लिखा था, फिर हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब u का डेरिवेटिव लिखेंगे विच इज़ 1 माइनस 2x, और इस सारी टर्म का, ठीक है, इस पूरी ब्रैकेट का दोबारा से अब हमने क्या करनी है कि इंटीग्रेशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो माइनस एज इट इज़ रहेगा, कॉस की इंटीग्रेशन साइन ऑफ ओमेगा x, और ये ओमेगा पहले से मौजूद था और एक और ओमेगा आ गया इस बार वाला, सो ओमेगा हो जाएगा विच इज़ ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हम प्लस लगाएंगे यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस, दोबारा से अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विच इज़ 0 माइनस 2, और इस पूरी टर्म की अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये माइनस पहले वाला है, ठीक है, और दोबारा से एक माइनस आएगा, सही है। सो इसे हम यूँ कर लेते हैं माइनस कॉज ऑफ ओमेगा एक्स, ठीक है। इसके बाद ये ओमेगा स्क्वायर पहले से था और इस इंटीग्रेशन का ओमेगा आएगा, ये माइनस बेसिकली साइन ऑफ ओमेगा एक्स की इंटीग्रेशन की वजह से आया है, और ये वाला माइनस पहले से मौजूद है, क्लोज कर देंगे। अब देखें यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं रहा,
प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, लिमिट्स 0 to 1। सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट में कोई भी माइनस नहीं आएगा और नीचे आ जाएगा ओमेगा क्यूब। ये देखें 0 माइनस टू के इक्वल होता है, माइनस और प्लस -2 आ जाएगा। सो ये सिंप्लीफिकेशन हो गई। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो अपर लिमिट इज़ 1, सो हम 1 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे सिंपली यहाँ पे, 1 -1, यहाँ पे भी 1, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो चेंजिंग बाद में हम कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले माइनस लगाना है, ठीक है। और लोअर लिमिट 0 है, जहाँ जहाँ पर x है हम वहाँ पर 0 लिख देंगे सिंपली। सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, माइनस साइन ओमेगा ओवर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा ओवर ओमेगा क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 ओवर ओमेगा क्यूब, तो ये प्लस में है, सो इसे चाहे तो आप पहले लिख लें, यहाँ पर 2 ओवर ओमेगा क्यूब, एलसीएम ले लें अगर इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा क्यूब 2 माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा -2 कॉज ऑफ ओमेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे था u बार s ऑफ ओमेगा 0। ठीक हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे लेते हैं, इससे मज़ीद सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4 की फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। डेफिनेशन अप्लाई कर लेंगे 0 to इन्फिनिटी, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल टी u ऑफ x 0, और साइन ऑफ ओमेगा x के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, और dx और इस तरफ 0। अगर यहाँ पे u ऑफ एक्स टी लिखा हुआ हो तो सिंपली आंसर आ जाता है इस पूरे इंटीग्रल का u बार s और यहाँ पे ओमेगा, ठीक है। अब की बार यहाँ पे लिखा हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव भी मौजूद है, और ये जो है हमारे पास u ऑफ x 0 मौजूद है, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, और पार्शियल डेरिवेटिव एज इट इज़ आ जाएगा। x को हमने चेंज करना है ओमेगा में, सो हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। सो इट इज़ इक्वल्स टू पार्शियल ओवर पार्शियल टी u बार s ऑफ ओमेगा 0, और राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 0 है, सो ये 4 की फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी। इसे इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे लेंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 6 और 7 को इक्वेशन नंबर 5 में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले हम 7 को इस्तेमाल करेंगे बिकॉज दिस इज़ होमोजीनियस, तो ये हमें काफ़ी हेल्प करेगी। लेकिन उससे पहले इक्वेशन नंबर 5 का हमें पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, सो कैलकुलेट कर लेते हैं u बार और s ऑफ ओमेगा t, ठीक है, इस तरफ का, और राइट हैंड साइड पे पहले आ जाएगा a ऑफ ओमेगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ ओमेगा सी टी, फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा ओमेगा सी, इसी तरह से b ऑफ ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा सी टी एंड यहाँ पे ओमेगा सी। अब हम इस्तेमाल कर लेंगे ये कंडीशन, जहाँ पे t है वहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। सो कॉस 0 1, ये सारी टर्म भी 0 हो जाएगी, साइन 0 0, सो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, और इस तरफ सिंपली बच जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू b ऑफ ओमेगा डॉट ओमेगा सी, एंड दिस साइड इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वालिटी एक ही सूरत में सेटिस्फाई होगी जब b ऑफ ओमेगा 0 के इक्वल होगा, बिकॉज वी नो दैट ओमेगा तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता बिकॉज इट्स ग्रेटर देन 0, और सिमिलरली c इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सो यहाँ से हमारे पास b ऑफ ओमेगा 0 आ गया है। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 में जब इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो सोल्यूशन में सिर्फ एक ही टर्म बच जाएगी। सो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास बन जाएगी u बार s ऑफ ओमेगा t इज़ इक्वल्स टू a ऑफ ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा सी टी। अब हम इक्वेशन नंबर 6 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये वाली, और ये है सिंपली कि जहाँ पे t है वहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दें। सो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं u बार s ऑफ ओमेगा 0 a ऑफ ओमेगा, और कॉज ऑफ 0 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 1 को a ऑफ ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a ऑफ ओमेगा ही आ जाएगा।
इसके अलावा ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 में गिवन है 2 माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा माइनस 2 कॉज ऑफ ओमेगा ओवर ओमेगा क्यूब के इक्वल। सो यहाँ से हमारे पास ए ऑफ ओमेगा की वैल्यू आ गई। इसे हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इसे 8 का नाम दे लें। सो यूजिंग द वैल्यू ऑफ ए ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास सोल्यूशन तो आ गया है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट फंक्शंस इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन हमें सोल्यूशन चाहिए u ऑफ एक्स टी की फॉर्म में, बिकॉज गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल u था, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और t है, ठीक है। जब हमने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ली तो हम यहाँ से इस तरह के फंक्शन में ट्रांसफ़र कर गए, ठीक है, ओमेगा आ गया, u बार ऑफ s आ गया। तो अब हमारे पास सोल्यूशन इसमें है, तो मतलब अगर हमने वापस जाना हो तो हम फोरियर इन्वर्स साइन ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक है। सो जो हमारे पास गिवन सोल्यूशन है उसकी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे। उसके लिए सिंपली दोनों तरफ पहले तो हम ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, u बार s ऑफ ओमेगा t, और इसी तरह से इस तरफ भी। सो डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। उसके लिए करना ये होता है कि मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ ओमेगा एक्स के साथ और डी ऑफ ओमेगा, मतलब ओमेगा के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक हो गया। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास u बार s ऑफ ओमेगा t। इसके अलावा यहाँ पे हम 2 ओवर पाई से मल्टीप्लाई भी करते हैं। सो इस तरफ भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। So by definition this is equals to u of xt because the inverse Fourier sine transform of u of xt, और ये हमारे पास सिंपली एज इट इज़ आ जाएगा। पेपर में इतना ही लिख देना काफ़ी होगा, ठीक है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, क्योंकि अब हमारे पास सोल्यूशन उसी फॉर्म में आया है जैसा हमें चाहिए था, ठीक है। सो इसके लिए हमें ज़रूरी था कि हम इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी कैलकुलेट करते। इतना ही लिख देंगे, इतना ही काफ़ी होगा पेपर में। सिर्फ बेसिकली आपने करना ये है कि ऊपर वाले तमाम स्टेप्स को आपने डिटेल से करना है, ठीक है, ताकि वो स्पेस कवर करें। जितने वर्थ का ये क्वेश्चन होगा उतनी वर्थ का काम आपका हो जाए। अपकमिंग लेक्चर में हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की एग्जांपल करेंगे, और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम फोरियर साइन एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशंस और पार्शियल डेरिवेटिव्स की फोरियर साइन एंड कोसाइन को बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। सो उन लेक्चर्स को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ताकि आज के लेक्चर में जो स्टेप्स मिसिंग लगे आपको उनकी भरपाई हो सके। सो keep visiting the lecture to learn more about partial differential equations and many other things related to the partial differential equations.